सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश नामी। भाई साहब, मानवता चैनल में आज के खास परिचर्चा हमारे साथ जुड़ चुके संतोष साहू साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर विजय कनोजे साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस खास एपिसोड पर। और जैसा कि आज आप सब लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश की एक घटना है जिसने देश और दुनिया को हिला करके रख दिया है, ये एक घटना। ही तो। और आप सब लोगों को मालूम है कि ये हर चैनल जुड़ते हैं। मैं इस पर एडवोकेट संतोष साहू साहब, जो अ, छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ओबीसी समाज से, और अधिवक्ता भी हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आज के जो इस विषय पर, जो इस इतनी बड़ी घटना को लेकर संवैधानिक रूप से देश और दुनिया में जो निंदा की जा रही है, थू थू की जा रही है, इस पर मैं चाहूंगा कि संतोष साहू साहब एक अधिवक्ता हैं और कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से इस विषय को किस दृष्टि से देखते हैं संतोष साहू साहब। मैं वाय साहब मानवता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप एक ज्वलंत विषय पे चर्चा कर रहे हैं। अति गंभीर विषय पे ये बात आपने रखा है। और वाय साहब मानवता में आए सभी विद्वान साथियों को मैं अभिवादन करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिला में जो घटना घटित हुआ है, जिसका चारों तरफ निंदा भर्त्सना किया जा रहा है, मैं आपके भाई साहब मानवता टीवी चैनल के माध्यम से इस घटने का कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और ऐसे उदंड पूर्वक जो व्यवहार किए उसको सख्त सजा मिले, कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। जो पीड़ित है, सरेआम दिन में एक व्यक्ति के ऊपर सत्ता का इतना नशा, जाति का इतना घमंड कि सरेआम पेशाब, अब क्या कहा जाए, तो पूरा दुनिया ही देख रहा है उसको। तो ये बहुत ही अमानवीय घटना घटा है। और मैं इसके पीछे आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत में संविधान लागू हुआ, भारत में लोकतंत्र आया और संख्या के अनुपात में सभी को प्रतिनिधित्व, विशेषकर अनुसूचित जाति को, जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा राजनीतिक रूप से भी मिला। शिक्षा में भी मिला, नौकरी में मिला, नौकरी में प्रमोशन में मिला। और विशेषकर देश की समस्त विधानसभाओं और लोकसभा में भी जाने का एक बड़ा सुअवसर संविधान प्रदान किया। दूसरी बात कि जब भारत को भारत बनाया गया, अंग्रेजों के समय में भारत को जब आजादी मिली, तो भारत को जब भारत बनाया गया, भारत एक देश नहीं, संघ शासित देश है। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसमें 7 राज्यों के नाम का उल्लेख है: पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल और बंगाल। ये ब्रिटिश इंडिया के नियंत्रण में थे। 565 संस्थानिक राजा महाराजाओं का राज था। और भारत के बीचों बीच अखाको बियाबान जंगलों में वर्तमान जो संवैधानिक पहचान है, अनुसूचित जनजाति के भाइयों का स्वतंत्र अस्तित्व था। उनको इतिहास गवाह है, मुगल भी परास्त नहीं कर पाए थे और मराठा भी परास्त नहीं कर पाए थे। ऐसे तीनों भूभाग को मिलाकर भारत को संघ शासित देश बनाया गया। और इतिहास काल में जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो घोर जातिवादी यातना उनको दिया गया और तरह तरह की यातनाएं उन्हें भुगतनी पड़ी, उसको भारत का संसद स्वीकार किया। और उसकी भरपाई तो नहीं किया जा सकता है, पर कुछ रियायत दिया जा सकता है।
देना चाहिए भारत के मुख्य धारा में लाने के लिए, ऐसी वो धारणा थी। अभी भारत में 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है। मध्य प्रदेश का सीधी जिला और जहां का ये घटना है वहां आदिवासी बाहुल एरिया है। 5वीं अनुसूची का वहां पे 10-11 जिला है। वहां अगर एक ग्राम पंचायत में 20 वार्ड हैं तो कम से कम 14 से 15 पंच महिला पुरुष अनुसूचित जनजाति के हैं। संवैधानिक रूप से सरपंच 100% 5वीं अनुसूची एरिया में आदिवासी सरपंच हैं। जनपद सदस्य बहुमत में हैं। जनपद अध्यक्ष आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति हैं। जिला पंचायत सदस्य बहुमत में आदिवासी हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति है। वहां विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन है, लोकसभा में भी रिजर्वेशन है। अब इतना सारा चीज 26 जनवरी 1950 से लेकर आज 6 जुलाई 2023 है, एक लंबा अरसा गुजर गया। और इस परिस्थिति में अगर एक अनुसूचित जनजाति जिसको भारत में सर्वाधिक संवैधानिक अधिकार बहाल है, महामानव भारत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अथक प्रयास था, जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग रहे, अथक प्रयास से भारत के 5 वर्गों में सबसे ज्यादा संवैधानिक सुरक्षा, संवैधानिक विशेषाधिकार अगर किसी वर्ग को मिला है तो वो है अनुसूचित जनजाति। और आज ऐसी परिस्थिति है, इतना कई दशक बीतने के बाद, कि एक आदमी को सरेआम उसके सिर पे पेशाब कर रहा है अगर कोई, तो ये विफलता किसकी है? ये मेरा सवाल है। ये विफलता इस देश में अनुसूचित जनजाति के सुरक्षित सीट से जो लोग सांसद बने, जो अनुसूचित जनजाति के रिजर्व सीट से विधायक बने, रिजर्व सीट में जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, जनपद के अध्यक्ष बने, ग्राम पंचायत में 100% 5वीं अनुसूची एरिया में सरपंच और प्रतिनिधित्व का मौका मिला। तो ये जो विसंगति आया हुआ है, ये संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद भी, तो ये अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं उनका भी मैं बहुत बड़ा विफलता मानता हूं। और हालांकि जिसने भी ऐसा किया है वो उसको तो कानून सजा देगा, पर इसके ऊपर बड़ा एक चर्चा छिड़ गया है कि भारत में वो जो देवेश शुक्ला हैं, अब बताइए किस तरीका यातना। तो ये एकदम से जाति का जो ऊंचता और नीचता का जो भाव है वो उनके कुकृत्य में दिखाई पड़ रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर से सत्ता का नशा है। भारत में लोकतंत्र इसलिए नहीं आया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5, 10-10 बार एक विधानसभा लोकसभा में जनता अवसर दे रही है। और भारत में जो चुनाव हो रहा है वो किससे छुपा हुआ है? आए दिन निर्वाचन आयोग में रिपोर्ट दर्ज होता है, मीडिया में आता है, लोकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पूरा पोल खोला जाता है किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग, बाहुबल का दुरुपयोग, ऐसे लालच देकर वोट खरीदे जा रहे हैं। जहां पे 5वीं अनुसूची एरिया है, 6ठी अनुसूची एरिया है, ये किससे छुपा हुआ है? तो बहुत बड़ा जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर ये घटना सवाल खड़ा किया। जी संतोष साहू जी, आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने संवैधानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं डॉक्टर विजय कनोजे साहब बहुत देर से हमारे इस परिचर्चा को सुन रहे हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि इस घटना को एक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक पढ़े लिखे ज्ञानवान होने के नाते आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि भारत में संविधान से कानून चल रहा है। कनोजे साहब। धन्यवाद सर, जो मुझे आपने आमंत्रित किए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, एक कहावत है, अंधों में काने राजा। जब अंधा ही अंधा दुनिया है तो उसको काना राजा मिलेगा ही मिलेगा। आज हम देखते हैं, मेरा एक अनुभव है कि हम आदिवासी समाज
जो हम मुख्य यहाँ के रहने वाले मूल निवासी, जो 15% आर्य आदिवासी समाज अनार्य हैं, और आर्य 15% हम पर राज कर रहा है, मेरा ये अनुभव। मैंने एक गांव देखा है जहां मैंने निवास किया है, जहां 85% आदिवासी हैं, परंतु 15% रहने वाले जो सामान्य वर्ग हैं वो वहां राज करते हैं। इसका कारण है अशिक्षा। हम 85% होते हुए भी अशिक्षित हैं, और वह 15% होकर के शिक्षित होने के कारण हम पर आज राज कर रहा है। मैं आपसे आदरणीय मंच के माध्यम से मैं प्रश्न करना चाहूंगा, बता दीजिए कारण। कविता के रूप में बोलना चाहूंगा जी। कोई बता सकते हैं तो बता दीजिए, कोई बता सकते हैं तो बता दीजिए मुझको कुछ कारण, क्यों है एकाधिकार वेदों पर, केवल पढ़ सकती हैं ब्राह्मण, केवल पढ़ सकती हैं ब्राह्मण। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, पर विरोध का है कुछ कारण, किसने क्या दूर हमें करने का दिया शिक्षा धारण, किसने क्या दूर शिक्षा करने धारण। शिक्षा से दलित दूर रहा। हम दलित क्यों हैं, पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि हमारी समाज अशिक्षित है। तो शिक्षा से दलित दूर रहा, अशिक्षा थी लाचारी, दबंग बने थे सहनशाह, दलित को क्या भिखारी, दलित को क्या भिखारी। दलित समुदाय को यहां तक पढ़ने के लिए स्कूल भेजा नहीं जा सकता था, अनुमति नहीं थी दलित समुदाय को पढ़ने का। जैसे एग्जाम्पल एकलव्य महाभारत की कथा में, ठीक वैसे ही मेरी जानकारी में आज भी कुछ ऐसा गांव मिला जहां स्कूल खोलने नहीं दिया गया दबंगों के कारण, और दलित समुदाय को, पिछड़े समुदाय को के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया गया, उनसे बाल मजदूरी कराया गया। किसने कहा दलित हमें? दुख होता है, दर्द होता है। किसने कहा दलित हमें? यह बात किसी ने जाना, अरे ब्राह्मण बनिया और ठाकुर दबंग अपने को माना, ब्राह्मण बनिया और ठाकुर दबंग अपने को माना। नियम बताते लाखों लाखों, करते नहीं खुद पालन। हमारे लिए लाखों नियम बताते वही ब्राह्मण, लेकिन वह ब्राह्मण उस नियम का पालन नहीं करते। नियम बताते लाखों लाखों, करते नहीं खुद पालन। कोई बता सकता है तो बता दीजिए मुझको कुछ कारण, मुझको कुछ कारण। लहर उठा सन 57 में, आनी लगी सुपानी, अंग्रेज तो अंग्रेज है, दबंग कर रहे गुलामी, दबंगों का कर रहे थे गुलामी। क्या बताए वक्त की हालत, उस समय की बात। क्या बताएं वक्त की हालत, मचा हुआ था हाहाकार, घर की बहुएं खींच ले जाते, बेटियों पर करते अत्याचार, बेटियों पर करते अत्याचार। कहे दलितों तो बटे पड़े थे, हम दलित समुदाय को बांट दिया गया तेली धोबी कुर्मी नाई राउत में। तो दलित तो बटे पड़े थे, कहीं नहीं था सुनता का काम, खाते थे मार दबंगों का, करते थे दबंग दुर्व्यवहार। हम अशिक्षित थे, इसका ये परिणाम है। छुआछूत दलित करते, गुण गाते थे चारण। कोई बता सकता है तो बता दीजिए मुझको इसका कारण, मुझको इसका कारण। नमन करूं वंदन करूं, नमन करूं वंदन करूं दलित समुदाय बलिदानी का, चरण पखारूं आरती उतारूं देशभक्त स्वाभिमानी का, देशभक्त स्वाभिमानी का। आज भी एकाधिकार मंदिरों पर करते हैं ब्राह्मण। आप देखते होंगे आदरणीय, भारत भूमि में अनेकों मंदिर है, पर केवल ब्राह्मणों का कब्जा है, दलित समुदाय का क्यों नहीं? आज भी एकाधिकार मंदिरों पर करते हैं ब्राह्मण। बता सकते हैं तो बता दीजिए कोई इसका कारण, बता सकते हैं तो बता दीजिए इसका कोई कारण। अब भी होता है साथ समझे दबंगों की गुलामी का,
अभी भी अब भी होता एहसास मुझे दबंगों की गुलामी का, वेद व्यास ने वेद लिखा। क्या वेद व्यास ब्राह्मण थे? वेद को किसने लिखा? आदिवासी समुदाय ने। वेद व्यास ने वेद लिखा, वाल्मीकि ने रामायण। वाल्मीकि क्या ब्राह्मण था? वह भी आदिवासी था। श्री कृष्ण ने गीता कहा, क्या यह सब है ब्राह्मण? भगवान श्री कृष्ण कौन थे? यादव थे, यदुवंशी थे, पिछड़े समुदाय का था। क्या वह ब्राह्मण था? गीता लिखने वाला भी आदिवासी पिछड़े समाज का था। छीन लिया अधिकार हमारा, कर लिया श्रम धारण। बता सकते हैं तो बता दीजिए मुझको इसका कारण। सारी शास्त्र लिखने वाला आदिवासी पिछड़े दलित समुदाय हैं, पर आदिवासी दलित समुदाय के लिखे हुए शास्त्रों का उन दबंगों ने छीन लिया, और छीन करके हमको ही हमारे शास्त्र से दूर किया। यही एक हमारी अशिक्षा की कारण है। और संस्कृत सब्जेक्ट भारत भूमि में इतना निम्न स्तर पर ला दिए कि कोई संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता। कारण इन दबंगों का, इन अंग्रेजों का, इन अत्याचारियों का कारण है, जो संस्कृत सब्जेक्ट को हटाया गया है। कारण यदि दलित समुदाय संस्कृत पढ़ लेगा तो शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, यही भी शास्त्र विज्ञ हो जाएंगे, तो हमारा सम्मान कौन करेगा? आज मैं गर्व से कहता हूं कि अभी भी यदि संस्कृत की पढ़ाई पुनः जागृत किया जाए तो दलित, पिछड़ा सभी बच्चे संस्कृत का ज्ञान करके हमारी शास्त्र को पुनः कब्जा कर सकते हैं। तो उबल पड़े हैं गाड़गे खून। यह शिक्षा, यह पीड़ा गाड़गे महाराज ने सहा था, जिसकी महाराष्ट्र में पूजा होती है। जब वो पढ़ने गया, स्कूलों से भगा दिया गया। गाड़गे महाराज को पढ़ने की कोई अनुमति नहीं दिया। उनके हृदय में वह पीड़ा थी, इसलिए घर घर जा जा करके उन्हें शिक्षा का प्रचार किया और शिक्षा को ही सर्वमान्य समझा। तो उबल पड़ा है गाड़गे खून, पूछ रहा है विजय चारण, दबंग दलित हुआ कैसे? पूछ रहा है विजय कारण, पूछ रहा है विजय कारण। आज हम कोई दलित है? अरे हम भी मानव, पर यह अशिक्षा के कारण ही वह 15% आर्यों के कारण आज हम अनार्य बने पड़े हुए हैं। ये मेरा सोच है, ये मेरी मानना है। आदरणीय, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया विजय, डॉक्टर विजय कनौजे साहब, हमारे साथ अब बने रहे। मैं संतोष साहू जी से फिर से आग्रह करता हूं कि जिस ढंग से इस घटना का जो घटना घटित हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो आज हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाले लोग हैं उनकी परिकल्पना कही जा सकती है, अगर कुछ शब्दों में हम कहें तो। और एक तरफ भारत में कानून की, संवैधानिक रूप से भारत के जो मुखिया है वो एक आदिवासी है, और आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी और देश में संवैधानिक रूप से उच्च पदों पर बैठे जो राष्ट्रपति के इस शासन काल में ऐसी जो घटना घटी है, ये एक सवाल खड़ा करता ही है। और यही कारण है कि अभी तक किसी भी आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि नेताओं ने, बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे मंत्रियों ने अभी तक किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। या तो वो पार्टी की गुलामी करते हैं, या फिर वो पार्टी की अपनी उसमें लाइन पे बंधे हुए हैं। क्या कारण है? क्योंकि बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए उन्हें, मंत्री मिनिस्टर बनने का, MP MLA बनने का, जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर इस घटना से सबक लेकर के अगर वो चाहें तो 131 SC ST OBC के सांसद जो है वो चाहें तो इसको एक सबक के रूप में इस देश की कानून व्यवस्था को सिखा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से चाहूंगा कि इस विषय पर संतोष साहू जी अपनी बात रखें। दोबारा संतोष साहू जी। जी, आपने एक बात कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है, पर मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है, संवैधानिक रूप से आज जो लोग फले फूले अनुसूचित जाति
जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 84 के आसपास है जी। आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लोकसभा सदस्य 47। जी। इतनी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोकसभा सदस्य हैं, जिस सदन से पूरा देश चलता है। अभी भारत में वर्ग की व्यवस्था है अनुसूचित जाति के रूप में। अनुसूचित जाति का अभी भी, भारत गांव का देश है, गांव में आप छानबीन करें तो आपको पता चलेगा कि अभी भी छुआछूत, ऊंच नीच, गैर बराबरी टस से मस होने को तैयार नहीं है। कानून का भय है, इसलिए लोग थोड़ा दबते हैं, पर व्यवहार में वो कहीं भी वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अनुसूचित जाति की संख्या इस देश में लगभग 22 से 25 करोड़ है, जो अभी भी कमोबेश पूरे देश में एक जैसा छुआछूत का वो शिकार है। अभी बताइए, निवर्तमान महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी का घटना कौन नहीं जानता है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में। अभी वर्तमान जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, संसद का उद्घाटन हुआ, उनको निमंत्रण तक नहीं मिला। आखिर क्या कारण है? संसद का सबसे प्रमुख जो अंग है वो राष्ट्रपति है, दूसरे नंबर पे राज्यसभा उच्च सदन, तीसरे नंबर पे लोकसभा निम्न सदन है। निम्न सदन 5 साल के लिए होता है, बाद में भंग हो जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अनुसूचित जनजाति की वर्ग से बिलोंग करती हैं भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया? ये तो सबके सामने है। हिंदू राष्ट्र की जो बात आप शब्द प्रयोग किए हैं, भारत में अनुसूचित जाति जिसका 1 गिलास पानी नहीं चलता है देश में, उनकी संख्या 25 करोड़ है। अगर वो हिंदू है तो क्या 1 गिलास पानी भी नहीं चलता? सदियों से, हजारों साल से पीड़ित हैं। वो तो अभी भारत का संविधान अस्तित्व में है, इसलिए ये खुशहाली थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है शेड्यूल कास्ट में। ये हमारी विफलता है, हमारी ये गलती हम स्वीकार करते हैं कि लाभ तो हम वर्ग का लेते हैं, काम हम अपनी जाति का करते हैं। अभी किसी भी विधायक से पूछिए, सांसद से पूछिए, IAS, IPS, IRS, IFS से, किसी भी भारत के संवैधानिक पदों पे आसीन व्यक्ति से पूछिए कि आप आज जिस पद पे हैं, क्या आप हिंदुत्व के कारण हैं या अनुसूचित जाति के कारण हैं? तो पता चलेगा कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र और संवैधानिक सुरक्षा के कारण वहां पूछे, और उनसे पूछे कि आप अनुसूचित जाति जिस वर्ग से आप आते हैं, आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में कितनी बड़ी संख्या में है, कौन कौन सी जातियां उस लिस्ट में? क्या एक सिंगल सभी जाति के प्रमुखों को बुलाकर आप अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के ऊपर सिंगल एक बार कभी चर्चा कर सके? वही हालत अनुसूचित जनजाति का है। लाभ लोग वर्ग का ले रहे हैं, काम अपनी जाति का कर रहे हैं। भारत में जाति की व्यवस्था थी, पर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में वर्ग व्यवस्था आया। अब जाति और वर्ग के बीच में हिंदुत्व आ गया कि हम जाति को भूल जाएं, वर्ग को ना जानने पाए, और एक अभियान चलाया जा रहा है हिंदुत्व और हिंदुस्तान का। एक पूरा माहौल खड़ा किया जा रहा है। व्यवहार में अभी भी जाति टस से मस नहीं हो रहा है। हिंदुत्व अगर पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति OBC सभी ब्राह्मणों की तरह ही हिंदू हैं, तो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी और बाहर खड़ा हुआ शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड, उनमें इतना अंतर क्यों है? तो ये जो शब्द प्रयोग है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत संविधान पे चलेगा, कानून का राज है, और भारत अनुसूचित जाति के रूप में, जनजाति के रूप में, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में, सामान्य के रूप में और धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में भारत चलेगा। और ये संख्या के अनुपात में भारत के लोकतंत्र से प्रतिनिधित्व को कोई छीन नहीं सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा में जो रिजर्वेशन है, पढ़ गए तो अपने वर्ग में कंपटीशन करके नौकरी में
रिजर्वेशन है, जब नौकरी में आ गए तो प्रमोशन में रिजर्वेशन है। क्या ये हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनने पर ये सारा चीज बहाल रहेगा? क्या संविधान के पहले भी भारत अगर हिंदुस्तान था तो ये अखाको बियाबान जंगलों में भटक रहे थे? क्या ये उस समय हिंदू नहीं थे? बहुत सारा सवाल है। और भारत में अभी जो चल रहा है, इसके लिए लोकतंत्र के माध्यम से जो लोग देश में अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक के जो भाई हैं, जिनको ये अवसर मिला है, वो अपने संवैधानिक दायित्वों को अगर सही सही निर्वहन करते, पद का लालच नहीं होता, समाज बड़ा है, पद तो 5 साल में आने जाने वाला है, हम अपने समाज का बलि देकर ऐसे पद हमें नहीं चाहिए। क्या कर रही पार्टियां? अपना टिकट दे दिए, चुनाव के लिए सारे पैसे खर्चे, झंडा बैनर पोस्टर और मेन पावर लगाए, वो जीत गया, जीतने के बाद वो पार्टी का हो गया, समाज तो छूट ही गया जी। साहू जी, मैं आपसे परिस्थितियां हैं, ऐसी जो परिस्थितियां हैं, इसका बहुत गहराई से समाज को चलाने वाले जो प्रमुख हैं, जिससे समाज का नेतृत्व होता है, उनको ही ये विचार करना होगा कि भारत में दुनिया में इतना विकास हुआ, साइबर युग आ गया, लोग जेट प्लेन में चल रहे हैं, पूरा दुनिया एक परिवार हो गया, और एक जाति अभिमानी सरेआम आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति, वो भी भारत का विशेषाधिकार संपन्न वर्ग का वो सदस्य है, उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। ये कौन सा नशा है? क्या जाति का नशा बोले या सत्ता का नशा बोले? बताइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, उनका बड़ा दिल देखिए कि वो आरती उतारे, पैर धोए, क्षमा मांग रहे हैं एक तरफ, और उन्हीं के राज में इतना कुत्सित कार्य किया गया। तो ये समाज में जो उथल पुथल है, इसके लिए हमारे पूर्व वक्ता भाई ने जो कहा शिक्षा, ये सच है कि भारत में एक समान शिक्षा लागू की जाए। समान नागरिकता की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में सबसे पहले, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, चाहे वो राजनेता हो, IAS, IPS, IRS, IFS, जो भी हो, क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, जो भी हो, सबके बच्चों को ही इस देश में एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्योंकि ये देश जैसे आजाद हुआ, यहाँ दोहरी शिक्षा की नीति आ गई, बड़े लोगों की बड़ी सुविधा, गरीबों के लिए बैठने को जगह नहीं। और हमारी भी ये गलती है कि हम लोगों की मानसिकता में क्या है, हम अपने नौकरी हम सरकारी मांगेंगे कि सरकारी नौकरी हमें चाहिए, और जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बात आएगी तो हम प्राइवेट में जाएंगे। ये दोहरी जो मानसिकता हमारी भी है, उसमें भी बहुत विचार करने की जरूरत है कि ये देश में सभी संस्थाएं शासन के नियंत्रण में हो, संवैधानिक व्यवस्था के नियंत्रण में हो, और इस देश का राजा तो जनता है। जनता, भारत की जनता ही राजा है, जो अपने कार्य को चलाने के लिए मंत्री बनाता है। पर भारत में आप देख लीजिए क्या हालत बना के रखे हैं लोग। भारत में लोकतंत्र से जिन लोगों को फायदा हुआ, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत का लोकतंत्र वरदान साबित हुआ। ये स्वर्णिम समय चल रहा है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्णिम समय चल रहा है भारत में, गोल्डन टाइम। इस समय अगर हम अपना सामाजिक स्थिति को नहीं सुधार पाएंगे, हमारा खोया हुआ सामाजिक प्रतिष्ठा हम वापस नहीं ला पाएंगे, तो कब लाएंगे? ये अवसर हमें कब मिलेगा? क्या फिर से एक एक करके संविधान में संशोधन होते चले जा रहे हैं? अरे भारत का संविधान भारत के समस्त कानूनों का स्रोत है। आप संविधान को छेड़छाड़ ना करके कानून बना सकते हैं, पर एक एक करके भारत के संविधान का संशोधन होता चला जा रहा है। आपके सामने सारा घटना घट रहा है, किससे छुपा है? तो ये जो घटना हुआ है, ये जाति अभिमानी, जाति पूर्वाग्रही जो भी ऐसा किया है, वो जो देवेश शुक्ला जी, वो उसको तो क्या कहा जाए, वो पता नहीं, इंसान तो है, पर इतना बड़ा ऐसा घिनौना हरकत भारत के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में करने का हिम्मत किया, उसका बैकग्राउंड जो सोचने का पृष्ठभूमि है, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, ये तो सहज, ऐसे तो हजारों घटनाएं भारत में रोज हो रही है, कहां नहीं हो रहा है।
ये घटना तो सबके संज्ञान में आ गया तो पूरा देश में हाय तो वह मचा है, पर अनुसूचित जाति के ऊपर जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, जनजाति के ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण, महिलाओं के साथ जो विभत्स घटनाएं घट रही हैं वो भी इसी के साथ हो रहे हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हैं, किससे छुपाए? इसके ऊपर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम इस देश को कैसे लोगों से इस देश को हमें चलाना चाहिए। चुनाव के समय किसी भी तरह के लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमारी जान कोई ले ले। चुनाव के समय वोट ही 5 साल का हमारा भविष्य तय करता है, जिसको सरेआम लोग खरीदी बिक्री कर रहे हैं। लोग बेचने को, अपनी वोट तक को बेचने के लिए विवश है। किससे छुपा हुआ है? कोई पैसे का लालच दे रहा है, कोई कपड़े का लालच दे रहा है। गांव गांव में तो अभी रिवाज है कि चलो बर्तन, शादी विवाह में खाना बनाएंगे, चलो बर्तन दे दें, चांदी दे दें, बैठने को दरी दे दें, पूरा बस्ती हमको इस छाप में वोट दे दो। ऐसी परिस्थितियां बन रही है और लोग तमाशा देख रहे हैं। जी जी, तो इस मौके बहुत पे बहुत शुक्रिया जी। आपने ये जो विषय लगाया है ये अति महत्वपूर्ण विषय है। अनुसूचित जनजाति भारत का सबसे ज्यादा विशेषाधिकार संपन्न वर्ग है। इसके विधायक, सांसद, इस वर्ग के मंत्री, अब क्या कहें, भारत के 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 140 करोड़ जनसंख्या का प्रथम नागरिक अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं और अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति के ऊपर सरेआम अगर कोई आदमी दिन दहाड़े वो पर भी उसका वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं तो कितना बड़ा दुस्साहस है। इसका जवाब शायद इस देश के बुद्धिजीवी ही दे पाएंगे। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट कमेंट के रूप में विजय कनौजिया जी से फिर से चाहूंगा कि आज का हमारा समय भी कंप्लीट हो चुका है, संक्षिप्त में आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी टिप्पणी दें। विजय कनौजिया साहब। धन्यवाद सर। मुझे एक बात की बहुत पीड़ा होती है और मैं तो ये सारी समस्या केवल राजनेताओं को ही देता हूं कारण। राजनेताओं के ही कारण आज हम विखंडित हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि जाति भेद हटाओ, मन, जैसे गुरु घासीदास ने कहा, मनखे मनखे एक समान, सभी मनुष्य एक समान है, सब में वही खून, वही चाम, वही मांस है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, सारी संसार में मैं सिया राम देखता हूं। परंतु यह राजनेताओं ने आप हम सबको विखंडित करके रख दिया। कथनी और करनी में अंतर है इनके। एक तरफ तो कहते हैं जाति भेद हटाओ, दूसरे तरफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति, सामान्य जाति, अन्य अन्य जाति में बांटने का कारण क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आता। गरीब और अमीर, चाहे वह कोई भी जाति का हो, यदि वह गरीब है तो उसे सहयोग दिया जाए, शासन से सहायता मिलनी चाहिए। मैं कुछ कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। थे दलित हम कभी सही। जी हमारा समय कंप्लीट हो चुका है सर। मैं चाहूंगा ज्यादा नहीं सर, केवल 2 मिनट अनुमति चाहूंगा। जी जी, 2 मिनट। थे दलित हम कभी सही, हम कभी दलित थे दलित हम कभी सही, पर आज न हम गुलाम हैं। अरे दबंग वंश के मूर्ख बच्चे, आदिवासी का सम्मान है, आदिवासी का सम्मान है। आदिवासी है भारत की मूल जड़ है पहचान, कहां से आया तू रे पागल, खोज निकालो स्वयं पहचान। तू आर्य है हम अनार्य हैं, तू आर्य है हम अनार्य हैं, अनार्य नहीं। दक्षिण कौशल को पहचान, मातृभूमि हमारी है, तू है केवल मेरा जजमान, तू है मेरा केवल जजमान।
मैं ज्यादा नहीं करते, समय को ध्यान में रखते हुए यहीं पर विराम देना चाहूंगा। परंतु मुझे दुख पीड़ा होती है इसी बात की, एक तरफ तो शासन जाति मतभेद को हटाओ ये बात बोलते हैं, दूसरी तरफ यही शासन, यही सरकार, यही राजनीति नेता पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन, दुनिया भर की जाति में विभाजन करके हम हिंदुओं को, हम भारतीयों को जो विभाजन करके लड़ाए हैं, इसमें राजनेताओं का ही हाथ है। बस इतना करके आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं संतोष साहू जी से मैं संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा को विराम देने के लिए उनसे चाहूंगा कि अपनी बात रखें। साहू जी। जी, अभी एक बात आया कि भारत के संविधान को लेकर जो वर्ग व्यवस्था है, अनुसूचित जाति के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में, सामान्य के रूप में और धार्मिक अल्पसंख्यक, ये हजारों जाति उपजाति में बिखरे हुए लोगों को महामानव, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 5 समूह में इकट्ठा किए, जो हम सबके ऊपर बहुत बड़ा उनका उपकार है। आज अनुसूचित जाति पूरे देश में एक सिंगल पहचान है अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जाति के अंदर 1703 जातियां हैं, हर जाति में 50 उपजातियां हैं। आप ढूंढ नहीं पाएंगे ऐसे महान कार्य उन्होंने इस देश के लिए किया। अनुसूचित जाति के रूप में जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे और जिनको अछूत बना के रखा गया था, ऐसे समस्त लोगों को भारत भूमि में एक पहचान देने में कामयाब हो गए अनुसूचित जाति के रूप में। अनुसूचित जनजाति कौन है? जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और जिनमें ट्रेड ऑफ ट्राइब है, कबीलाई गुण है, ऐसे समस्त जातियों का पहचान करके एक पहचान देने में कामयाब हो गए महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति के नाम पे। अन्य पिछड़ा वर्ग, जो शब्द मैं बोल रहा हूं, मैं खुद ओबीसी का आदमी हूं, अन्य पिछड़ा वर्ग का आदमी हूं। ओबीसी शब्द ही महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहली बार 1936 में शब्द प्रयोग किए। उस महामानव का ऋण हम कैसे चुका पाएंगे? 3743 जाति का एक पहचान उन्होंने दे दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये कौन है? जो अनुसूचित जाति जनजाति की ही तरह सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, पर ये ब्राह्मणी जो व्यवस्था है, मनु का जो विधान की व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, उसमें सछूत हैं, छूने लायक जातियां हैं। ऐसे समस्त जातियों का एक पहचान देने में वो कामयाब हो गए अन्य पिछड़ा वर्ग, और आगे चल के मंडल कमीशन इसको संवैधानिक रूप से स्थापित कर दिया। तो एक बहुत बड़ा कार्य इस देश में हुआ है। हम लाभ, मैंने पूर्व में भी कहा कि हम सब अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी धार्मिक अल्पसंख्यक लाभ हम सब लोग वर्ग का ले रहे हैं, काम सब जाति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और इस देश में जाति की व्यवस्था जितना मजबूत होगा उतना हमारी गुलामी मजबूत होगी। हम लोगों को संवैधानिक रूप से पूरे तथ्य और तर्क के साथ इस देश की व्यवस्था के ऊपर चिंतन करना जरूरी है। आपने एक बहुत बड़ा जो आज विषय लगाया, मध्य प्रदेश राज्य के सीधी जिला में जो घटना घटा है, विवेश शुक्ला नामक जो व्यक्ति है, जो इतना बड़ा घृणित कार्य किया, दुनिया उसका निंदा कर रहा है, उसको कानून सम्मत सख्त उसके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय लोक। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहू जी, विजय कनौजे जी, आज की इस परिचर्चा के लिए जो हमें समय निकाला। मेघराज जी का, कृपाल सिंह साहब का, जसवीर भाटिया साहब का स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे दर्शकों को गुजारिश करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। तब तक के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार।